नमस्कार, आप सभी का TV9 भारतवर्ष पर स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। हमास से युद्ध विराम से ठीक पहले इजरायल के प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इजरायल हमास के नेताओं को जिंदा नहीं छोड़ेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, और ये काम करेगी इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद। मोसाद के चीफ इस वक्त डेविड बार्निया है, जिनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आखिर कैसे होगा हमास का डेथ वारंट और कौन है डेविड बार्निया, देखते हैं इस हफ्ते के न्यूज मेकर में। ये तस्वीरें ये चीखें ये खाली नहीं जाएंगी। इसका बदला लेने मोसाद दुनिया के हर कोने में जाएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को खुली छूट दे दी है कि वो दुनिया के किसी भी कोने से हमास का सफाया कर दे। हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मारे वो हमास जिसने इजराइल को ऐसा जख्म दिया जिसका भरना मुश्किल है। अब इसका बदला मोसाद लेगी और इसके लिए मोसाद के चीफ डेविड बार्निया को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इजराइल के दुश्मनों को एक एक कर ढूंढें और उनका नामो निशान मिटा दें। אני הנחיתי כבר את המוסד לפעול נגד ראשי החמאס באשר הם। इजराइल का कहना है कि इस आदेश के बाद हमास की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हमास के एक एक आतंकी चेहरे को जड़ से मिटा दिया जाएगा, बस वक्त की बात है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने दावा किया है कि अब हमास के दहशतगर्द उधार की जिंदगी जी रहे हैं। הדבר הזה הוא רב משמעות. אני יכול לומר לכם שבצפון הרצועה החמאס איבד שליטה ולמעשה אנחנו שולטים בכל התווך העילי. इसके बाद अब सबकी निगाहें मोसाद पर टिक गई हैं। मोसाद जो दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मानी जाती है, अब मोर्चा मोसाद संभालेगी तो हमास पर कयामत बरसेगी। क्योंकि मोसाद के एजेंट शिकार करने में माहिर होते हैं। वो किसी भी देश में, किसी भी भेष में, किसी भी वक्त मौत बनकर टूट सकते हैं। आपको मोसाद का ऑपरेशन भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर कितना अहम है मोसाद को लाइसेंस टू किल देना। मोसाद कितनी घातक है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मोसाद के काम करने के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मोसाद को लेकर दावा किया जाता है कि इजराइल के दुश्मन दुनिया के किसी कोने में बैठे हों, वो मोसाद के निशाने से नहीं बच सकते हैं। मोसाद ने दुनिया में तमाम ऑपरेशन चलाए हैं, लेकिन कुछ ही ऑपरेशन ऐसे हैं जो दुनिया के सामने आ पाए हैं। इससे जाहिर है कि मोसाद के काम करने के पैमाने के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब यही मोसाद अपने सबसे खतरनाक मिशन पर निकलेगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मोसाद का चीफ डेविड बार्निया बंधकों पर बातचीत करने के लिए कतर पहुंचे। वही कतर जहां हमास का चीफ इस्माइल हानिया छिपा हुआ है, वही कतर जिसने हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम की बात की, जो मिडिल ईस्ट की राजनीति में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। मोसाद चीफ का दौरा आम नहीं था, बल्कि इसे मोसाद के सबसे बड़े ऑपरेशन की शुरुआत माना जा सकता है। कतर के अंदर ज़्यादातर हमास के टॉप लीडरशिप वहीं बैठी है और कतर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस टाइम पे। और इजराइल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनके जो लोग हैं वहाँ फंसे हुए हैं, उनको रिलीज़ कराना। और इसीलिए उन्होंने अपने इंटेलिजेंस चीफ को भेजा। जब भी किसी कंट्री के अंदर कोई ऐसी बात होती है तो उनके इंटेलिजेंस के लोग सामने आ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई पॉलिटिशियन जाएगा तो वो इस टाइप की बात नहीं कर पाएगा, स्टिक बात नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात है कि जब इंटेलिजेंस के चीफ जाते हैं तो उनके आपस के 2 या 3 लोगों को पता होता है कि क्या बात करनी है। बार्निया के हाथों हमास से बातचीत की बागडोर होगी। इससे पहले बार्निया 30 अक्टूबर को भी कतर गए थे। यहां उन्होंने अमेरिकी और कतर के अधिकारियों से बातचीत कर
बंधकों की रिहाई का शुरुआती खाका खींचने की कोशिश की थी, लेकिन हमास बार बार अपनी शर्तों और बात से पलट रहा था। इस वजह से उस वक्त कोई ठोस बात नहीं हो पाई। कतर में इजराइल के साथ अमेरिका भी मौजूद था, क्योंकि कई बंधक अमेरिकी नागरिक हैं। बार्निया के अचानक कतर पहुंचने और बंधकों की रिहाई में देरी को भी जोड़कर देखा गया। तैयारी तो एक हिसाब से हो ही चुकी है कि कुछ लोगों को छोड़ा जाए, और इसके अंदर बात ये चल रही है कि इनिशियली 240 में से 50 बंधकों को छुड़वाया जाए, और उसके ऊपर ये चाहते हैं कि जो हमास चाहता है कि उनको कुछ पॉज मिले, और इन्होंने कहा हर एक 10 बंधक के ऊपर हम आपको 1 दिन का टाइम देंगे, और इजराइल का पर्पज़ है कि इनके बंधक छूट जाएं। मोसाद के चीफ डेविड बार्निया को 2021 में दुनिया की सबसे कामयाब मानी जाने वाली खुफिया एजेंसी का प्रमुख बनाया गया था। ये चुनाव इतना सीक्रेट था कि जब तक प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान नहीं किया, तब तक बार्निया को सिर्फ डी नाम से पुकारा जाता रहा। बार्निया 1996 में केस अफसर के तौर पर मोसाद में शामिल हुए, और धीरे धीरे उन्हें मोसाद में नए एजेंट की भर्ती का काम दिया गया, खास तौर पर हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ। 2019 में उन्हें मोसाद का नंबर 2 बनाया गया। देखिए, ऑपरेशन पहले चलाए थे, उनके IRGC के चीफ उसको भी मार दिया था इन्होंने, और अभी इजराइल की जो मेन अटेंशन है वो हमास की तरफ है, और मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद इजराइल का जो मेन अटेंशन जाएगी वो जाएगी ईरान की तरफ, और इजराइल ईरान के खिलाफ मेजर ऑपरेशन चलाएगा, क्योंकि US भी बहुत परेशान है इस टाइम, जो ईरान का एटीट्यूड रहा है पूरे वॉर के अंदर। लेकिन यही बार्निया और मोसाद 7 अक्टूबर को सवालों में घिर गए, जब हमास ने इजराइल में घुसकर खून की होली खेली। अब बार्निया पर जिम्मेदारी है बदला लेने की, जिसके लिए मोसाद पूरी दुनिया में जाना जाता है, और बार्निया ने डिप्टी हेड के तौर पर दुनिया के कोने कोने में एजेंट्स के साथ काम किया है। अब यही एजेंट बार्निया के काम आने वाले हैं। वो किसी भी देश में मौजूद हमास के बड़े नेताओं का काम तमाम करने की प्लानिंग में लग गए होंगे। मोसाद ने तो एक्शन पहले ही स्टार्ट कर दिया। देखिए, यहाँ पे बहुत सी बड़ी बातें हो रही थी कि यहाँ पे टनल बनी है, कैसे इजराइल की आर्मी वहाँ पे घुस गई, इंटेलिजेंस की वजह से घुस गई, स्टीक इंटेलिजेंस है, और मोसाद जिसको माना जाता है नंबर 1 वर्ल्ड के अंदर, वो दोबारा से अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही है कि वो नंबर 1 है। और जिस तरीके से हमास की लीडरशिप को टनल के अंदर घुस के मारा जा रहा है, इसीलिए हमास के ऊपर प्रेशर बढ़ा है, और वो इस टाइम पे होस्टेजेस को रिलीज करने को राजी हो गए। बंधकों की रिहाई के लिए सबसे खास बात होती है उसकी प्लानिंग, और डेविड बार्निया इसी बात के माहिर माने जाते हैं। बंधकों की रिहाई के लिए हुई सौदेबाजी में आखिरी लम्हों में कतर जाना बार्निया की इसी प्लानिंग का हिस्सा थी। माना यह जा रहा है कि कतर में इजराइल के साथ साथ हमास और दुश्मन देश ईरान के भी कई नेता मौजूद थे, और यही बार्निया की प्लानिंग का पहला पड़ाव था। अब सबसे पहले ये समझना होगा कि मोसाद सबसे पहले क्या करेगा। बार्निया और उनकी मोसाद सबसे ज्यादा ध्यान खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करेंगे। उसके बाद तय किया जाएगा कि टारगेट किसे करना है। इसके बाद तय होगा कि आखिर टारगेट की मूवमेंट क्या है। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि हमास के आतंकियों का काम तमाम करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा। इस सब के साथ ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी एजेंट पकड़ में ना आए। आखिर में सभी एजेंटों को सुरक्षित निकालना होगा। डेविड बार्निया के बारे में दावा किया जाता है कि उनके भर्ती किए हुए एजेंट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। बार्निया खुद भी IDF में रह चुके हैं, और उन्होंने न्यूयॉर्क से MBA किया हुआ है। वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रह चुके हैं। बार्निया और इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती मोसाद की साख को दोबारा से हासिल करना है, हमास का खात्मा करना और इजराइल से हुई गलतियों को हमेशा के लिए सुधार करना। मोसाद में करीब 7,000 लोग काम करते हैं। ये CIA के बाद सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मानी जाती है। इसका बजट $1 बिलियन है, और इसके खास हथियार हैं तकनीक और जमीन पर फैले एजेंट। मोसाद प्रमुख को 5 साल तक कुर्सी मिलती है, और अब तक बने सभी मोसाद प्रमुख डिफेंस बैकग्राउंड के हैं। 1996 से पहले मोसाद प्रमुखों के बारे में कुछ भी सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया जाता था, लेकिन अब सब कुछ तय होने के बाद ही मोसाद के चीफ का नाम सबको बताया जाता है। डेविड बार्निया को भी सिर्फ डी कहा जाता था, और अब यही डेविड डाडी बार्निया हमास का काल बनने वाले हैं। उनसे एक्सपेक्टेशन है कि पहली बात कि जितने भी यहाँ के हमास के कंट्रोल में इनके इजराइल के जो होस्टेज रखे हैं उनको छुड़ाया जाए, और साथ में इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है।
हमास की पूरी एक्टिविटी पे नज़र रखी जा रही है। दूसरी बात है कि बहुत से जो पैलेस्टीनियन हैं वो इसराइल के कब्जे में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। इजराइल पहले भी कह चुका है कि हमास का शीर्ष नेतृत्व चलता फिरता मुर्दा भर है। अब उसने धमकाया है कि हमास के बड़े नेता उधार की जिंदगी जी रहे हैं और इजराइल कुछ भी उधार रखने के मूड में नहीं है। इजराइल 3 तरफ से हमास के आतंकियों को घेरने का प्लान बना रहा है। युद्ध विराम के दौरान वो बेहद ध्यान से गाजा में होने वाली एक एक हरकत पर नजर रखेगा। नजर रखने के लिए इजराइल अपनी खुफिया टेक्नोलॉजी का सहारा लेगा। इसके अलावा छूटने वाले बंधकों से भी पूछताछ की जाएगी ताकि हमास के ठिकानों का सुराग मिल सके। इन जानकारियों का इस्तेमाल युद्ध विराम के बाद की रणनीति बनाने में किया जाएगा। इजराइल ने बार बार कहा है कि हमास के खात्मे से पहले वो नहीं रुकेगा। युद्ध विराम के बाद नई रणनीति और नए हथियारों से इजराइल हमास पर घातक प्रहार करेगा। युद्ध विराम अपनी जगह है, इंटेलिजेंस अपनी जगह है। आर्मी लड़ती है, आर्मी जब लड़ने को बंद कर देती है तो युद्ध विराम हो जाता है, लेकिन इंटेलिजेंस का काम बंद नहीं होता। इंटेलिजेंस का काम चलता रहता है। इंटेलिजेंस का काम पहले भी चल रहा था, वार में भी चल रहा है और वार के बाद भी चल रहा है। कोई इंटेलिजेंस ने कोई यहाँ पे युद्ध विराम नहीं किया। युद्ध विराम किया है फोर्सेस के द्वारा, और इनकी जो इजराइल की इंटेलिजेंस है वो काम करती रहेगी और काम यही करेगी, हमास के लोगों को ढूंढना, साथ में अपने होस्टेजेस को ढूंढना। डेविड बार्निया के बारे में बेहद कम जानकारी मौजूद है। दुनिया की अजीम खुफिया एजेंसी के प्रमुख वैसे भी एक साए की तरह ही रहते हैं ताकि उनके परिवार और उनके जानकारों को किसी तरह का खतरा ना हो सके। मोसाद के काम करने के तरीके भी ठीक ऐसे ही हैं। दीवार पर साए की तरह खामोश लेकिन खतरनाक। मोसाद के कारनामे ऐसे ही रहे हैं। जर्मनी के शहर म्यूनिख में ओलंपिक्स होने वाले थे। पूरी दुनिया के खिलाड़ी म्यूनिख के खेल गांव में जमा हो गए थे। तभी ब्लैक सितंबर और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आतंकियों ने इजराइल के खिलाड़ियों के रहने की जगह पर हमला किया। और एक एक करके 11 इजरायली खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मायर थी, जो अपने सख्त फैसलों के लिए जानी जाती थी। उस वक्त मोसाद प्रमुख थे ज्वी जमी। मोसाद ने 11 आतंकियों को 20 साल तक एक एक करके मौत के घाट उतारा। कभी फोन बम, कभी गोली और कभी चिट्ठी बम। इन सब से मोसाद के एजेंट ने अपने दुश्मनों का सफाया किया। इस पूरे ऑपरेशन को रैथ ऑफ गॉड यानी खुदा का कहर नाम दिया गया। मोसाद के इस ऑपरेशन पर बॉलीवुड में फिल्म तक बनी। पूरी दुनिया में सबसे मशहूर शहर भीड़ भाड़ भरे दुबई में मोसाद ने दिन दहाड़े हमास के मिलिट्री विंग के संस्थापक महमूद अल मबूह का सफाया कर दिया, और वो भी इस अंदाज में कि वो हत्या है या नेचुरल डेथ, ये पता लगाने में 10 दिन लग गए। अल मबूह जिस होटल में ठहरा था, मोसाद के एजेंट ने उसके कमरे के ठीक सामने वाला कमरा लिया और मौका मिलते ही उसे ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे उसे लकवा मार गया। फिर तकिए से उसकी सांसें रोक दी। बाद में इस घटना का सीसीटीवी बरामद हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हमास का सफाया होने के बाद ही इजराइल का बचना पॉसिबल है। अगर हमास ख़त्म नहीं होगा तो इजराइल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो वार है ये टू द एंड चलेगी। यानी कि हमास को ख़त्म होना ही पड़ेगा, और हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन एक वर्ल्ड के लिए थ्रेट बनी है। इवन यूएस ये चाहता है, और मैं दूसरी बात कहूँ कि ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज वो भी चाहती है हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाए, अदरवाइज उनको थ्रेट होगा। अब मोसाद के सामने चुनौती है कि वो किस तरह अपने दुश्मनों का सफाया करता है। वहीं हमास को भी पता होगा
कि डेविड बार्निया की शक्ल में मौत किसी भी वक्त उनका नामो निशान मिटा सकती है। और यही वजह है कि हमास के बड़े चेहरों को अपनी जान की फिक्र भी हो रही होगी, क्योंकि मोसाद जो एक बार ठान लेता है किसी ना किसी तरह उसे हासिल कर ही लेता है।